सोशल एक्सपेक्टेशंस का सेकंड फिनोमिना है हमारे पास कंफर्मिटी। इसमें हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, नाम है सोलोमन एश। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम कह रहे हैं एश कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर इन्होंने हायर किए कॉन्फिडरेटर्स या एक्टर्स जिनको एक्चुअल में पता होता है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है क्या, हर चीज़ पता है, लेकिन उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देनी है। सो ये बेसिकली इनको हम कहते हैं कॉन्फिडरेटर्स या एक्टर्स हु प्रिटेंड टू बी द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, उन्हें कुछ नहीं पता। सो टू समटाइम्स गिव ऑब्वियसली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन अ सिंपल टास्क। यहाँ पर इस का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक सिंपल सा टास्क था। इन कॉन्फिडरेटर्स के अलावा यहाँ पे ग्रुप में दूसरे मेंबर्स भी थे, दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी थे, जिनसे पूछा गया था कि ये जो हमारे पास सामने लाइंस हैं, इनमें से जो फर्स्ट कार्ड पे, ये वाले कार्ड पे जो लाइन है, ये सेकंड कार्ड में कौन सी लाइन के साथ ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मैच कर रही है। अब यहाँ पर जो कॉन्फिडरेटर्स थे वो समटाइम्स ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर देते थे। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा कार्ड ए है, इसकी लाइन जो है फर्स्ट कार्ड में ए लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो वो बाकी जो ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स थे वो भी उनके साथ एग्री करते हैं कि यस, ए इज़ द राइट आंसर। हालांकि क्लियरली सी नज़र आता है कि सी यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है कि फर्स्ट कार्ड की लाइन सी के साथ मैच कर रही है। सो इसको हम कहते हैं कन्फर्मिटी, कि ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के आंसर को कंफर्म कर देना कि यस दे आर राइट, तो उनकी हाँ में हाँ मिला देना। ये था हमारे पास जी एश कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट। एश कंडक्टेड एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवर्ड 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेदर इंडिविजुअल्स गिव इनटू पेयर प्रेशर। अब यहाँ पे एश जो है और भी 3 फैक्टर्स अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि पेयर प्रेशर भी जो है वो इंडिविजुअल्स पे इन्फ्लुएंस करता है। अब ये 3 फैक्टर्स कौन से हैं? यूनैनिमिटी, सेकेंड इज़ लैक ऑफ डिसेंट, थर्ड इज साइज ऑफ डिस्क्रिपेंसी। फर्स्ट में हमारे पास है जी यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी में क्या है? द पार्टिसिपेंट वाज मोर लाइकली टू कंफर्म व्हेन द ग्रुप्स ओपिनियन वाज यूनैनिमस। यूनैनिमस मीन्स का मतलब क्या होता है कि हैविंग द एग्रीमेंट ऑफ ऑल, कि सबके साथ एग्री कर लेना। तो यहाँ पर क्या है? यूनैनिमिटी में पार्टिसिपेंट्स जो है वो ज़्यादातर जो बाकी ग्रुप मेंबर्स की ओपिनियन होती है उसके साथ एग्री कर लेते हैं। लैक ऑफ डिसेंट में इफ़ जस्ट वन कॉन्फिडरेट्स डिसएग्री विद द मेजॉरिटी द पार्टिसिपेंट वाज मोर लाइकली टू डिसेंट एज वेल। ठीक है, अगर कोई एक कॉन्फिडरेट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये कौन होते हैं, अगर कोई एक डिसएग्री कर लेता है मेजॉरिटी के साथ तो बाकी पार्टिसिपेंट्स भी उसके साथ हो लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा था जिसको हम कहते हैं प्लूरलिटी इफेक्ट, के एक क्लास के हेड ने अगर कह दिया है कि नहीं कोई चीज़ नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कुछ महसूस नहीं हो रहा, या टीचर फील नहीं कर रही, यू आर आल्सो फीलिंग लाइक दैट। साइज ऑफ डिस्क्रिपेंसी में क्या है? द बिगर द डिफरेंस बिटवीन द मेजॉरिटी ओपिनियन एंड द करेक्ट आंसर द लेस लाइकली द पार्टिसिपेंट्स वुड कंफर्म। सो यहाँ पे एक बिगर डिफरेंस ये है कि जो मेजॉरिटी की ओपिनियन होती है और जो करेक्ट आंसर होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, और इसमें बहुत ही कम होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस आंसर को कंफर्म कर दें। Then Ash also discovered, contrary to his hypothesis, that group sizes larger than 3 confiderates did not significantly influence the conformity of the participant. तो ये भी एक इन्होंने देखा कि जो ग्रुप साइज़ है अगर वो 3 कॉन्फिडरेटर से लार्जर हो तो वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होता कन्फर्मिटी का, पार्टिसिपेंट्स की कन्फर्मिटी का कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिनोमिना है सोशल एक्सपेक्टेशंस का, जिसको हम कह रहे हैं ओबीडियंस। वाइल कन्फर्मिटी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग इम्प्लिसिट नॉर्म्स, नो वन टोल्ड द पार्टिसिपेंट इन द एश एक्सपेरिमेंट टू गो अलॉन्ग विद द मेजॉरिटी। तो इम्प्लिसिट नॉर्म्स में क्या है कि यहाँ पे कोई पार्टिसिपेंट को कह नहीं रहा इस एक्सपेरिमेंट में कि वो मेजॉरिटी के साथ उनको एग्री करना है या नहीं करना। सो ओबीडियंस रिक्वायर्स फॉलोइंग द एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस ऑफ एन अथॉरिटी फिगर। एक्सप्लिसिट जो क्लियर कट आपको बता दी गई हैं, एक्सप्लेन कर दी गई हैं, जो अथॉरिटी फिगर है उसकी जो डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करना, दैट इज़ ओबीडियंस। ओबीडियंस इज समटाइम्स आल्सो डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कंप्लायंस। ये कंप्लायंस से समटाइम्स जो ओबीडियंस है ये डिफरेंट होती है। इन विच इंडिविजुअल्स सेटिस्फाई एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट फ्रॉम पेयर्स एज इन द फुट इन द डोर एंड डोर इन द फेस टेक्निक डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर। What distinguishes obedience is that instructions come from an authority. An individual is in a position of social power. So that is the difference between the obedience and authority compliance.
कंप्लाइंस में हमें पता है कि हम वहाँ पे किसी ने कन्विंस कर लेते हैं, चाहे वो कम से ज़्यादा की तरफ जाएं या ज़्यादा से कम की तरफ आएँ, तो कंप्लाइंस में हम इस तरह से कन्विंस कर लेते हैं। बट ओबीडियंस में ये फ़र्क है कि यहाँ पर हमें जो अथॉरिटी इंस्ट्रक्शंस देती है हम उसको फॉलो करते हैं, और जो इंडिविजुअल होता है उसकी अपनी एक सोशल पावर होती है ग्रुप में, सो दैट इज़ आल्सो मैटर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑन ओबीडियंस वाज द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। स्टैनले मिलग्राम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लर्नर्स हैं, जो इनको हम कह रहे हैं कि वो क्या हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये सिर्फ प्रिटेंड करेंगे कि उनको शौक दिया जा रहा है। उसमें कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो एज अ टीचर वहाँ पे एक्ट करेंंगे। अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दूसरे रूम में हैं, लर्नर्स एक और रूम में हैं। जिस रूम में लर्नर्स हैं वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं लर्नर्स को, और ये जो है स्क्रिप्ट है, इलेक्ट्रिक शॉक असल में नहीं दिया जा रहा, और वहाँ पे उनको लर्नर्स को कहा जाता है कि आपने रिस्पॉन्स ऐसे देना है कि आपने चिल्लाना है और कहना है प्लीज़ बंद कर दें, और कहना है कि आपकी हार्ट कंडीशंस जो है उसकी आपने कंप्लेंट्स करनी है, दिल डूब रहा है एंड लाइक दिस। यहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो जानी है, मतलब पहले चिल्लाना है, फिर कहना है छोड़ दो मेरा दिल बैठ रहा है, उसके बाद खामोश हो जाना है, जैसे ऐसे लगेगा कि आप अनकॉन्शियस हो गए या फिर आपकी डेथ हो गई है। सो वेन एवर अ पार्टिसिपेंट वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर अ शॉक, अ रिसर्चर इन अ वाइट लैब कोट वुड अर्ज हिम टू or her to go on. Using increasingly demanding language, a surprising number of participants continued administering shocks up to the maximum voltage, even though it seemed likely that the learner was being harmed or killed. So that was the total experiment of the Stanley Milgram कि किस तरह से ये यहाँ पर अब वोल्टेज से ओबीडियंस लेवल को चेक कर रहे हैं। मिलग्राम कंडक्टेड वेरिएशंस ऑन हिज इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवर्ड अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाइकलीहुड ऑफ ओबीडियंस। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी जो ये मिलग्राम आइडेंटिफाई करते हैं? सो पार्टिसिपेंट्स वर लेस लाइकली टू ओबे इफ़ दे हैड मोर इंटरेक्शन विद द लर्नर। अब अगर लर्नर्स की इंटरेक्शन होती है पार्टिसिपेंट्स के साथ तो वो अब जो भी अथॉरिटी है उसको वो ओबे नहीं करेंगे कि लर्नर्स वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जी मेरे इतना शौक दिया है, मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ, तो पार्टिसिपेंट्स फिर अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस को ओबे नहीं करेंगे। सच एज व्हेन दे वर प्लेस्ड इन द सेम रूम, जब उनको अगर एक रूम में रख दिया जाए, दोनों को पार्टिसिपेंट्स को और लर्नर्स को एक ही रूम में बिठा दें इकट्ठा, तो फिर वो दे आर लेस लाइकली टू ओबे। ओबीडियंस आल्सो डिक्रीज, ओबीडियंस उस वक्त भी डिक्रीज हो जाती है व्हेन द ओरिजिनल रिसर्चर लेफ्ट द रूम, जो ओरिजिनल रिसर्चर है वो रूम छोड़ के चला जाता है और उसका एक्सपेरिमेंट के दरमियान में कोई और बंदा रिप्लेस हो जाता है तो भी ओबीडियंस का लेवल जो है वो कम हो जाता है। लाइक अगर आप लर्नर से कह रहे हैं कि आपने इस सारे स्क्रिप्ट को फॉलो करना है और रिसर्चर खुद दरमियान में कहीं चला जाता है तो वहाँ पे आपका लर्नर ओबे नहीं करेगा उस रिप्लेस्ड बंदे को। सो इसके अलावा ओबीडियंस एक और तरह से डिक्रीज हो जाती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स शेयर द रूम विद सपोज्ड पेयर्स कॉम्पिटिटर्स पोर्ट्रेइंग फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स। सो यहाँ पर भी जो ओबीडियंस है ये इसका लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज इसमें क्या होते हैं? इट्स अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस अबाउट अ सोशल सिचुएशन दैट काजेस दैट सिचुएशन टू कम इनटू बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टीचर बिलीव्स दैट अ स्टूडेंट इज destined to fail out of school, the way she treats that student could discourage him and be a decisive factor in his decision to drop out. Her belief that he was a failure was a self-fulfilling prophecy because he would not have failed had she believed otherwise. अब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में क्या है कि यहाँ पर हमारे कुछ सोशल सिचुएशन को लेके या जो भी आगे होने वाला है उसको लेके हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर हमें लगेगा टीचर का ऐसा मानना है कि ये जो बच्चा है ये नालायक है या ये फेल हो जाएगा और वो उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, उसको डिस्करेज करेंगे बार बार, तो इससे क्या होगा कि बच्चा हो सकता है उसकी जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है वो थोड़ी डाउन हो जाए और वो फेल हो जाए। हो सकता है कि अगर टीचर का ऐसा बिलीव ना होता तो वो बच्चा पास हो जाता, वो अच्छे से ट्रीट करती। जब बच्चे को अच्छे ट्रीट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा उस सब्जेक्ट को ना तो लाइक करेगा ना उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, तो बच्चा फेल ही होगा। फिर इसी तरह से हमारे पास एक रिसर्च की थी जी रॉबर्ट रोजेंथल ने, जिसमें रॉबर्ट रोजेंथल जो पिग्मेलियन इफेक्ट था इसका एविडेंस फाइंड आउट करते हैं
और उसको वो कहते हैं पिग्मेलियन इन द क्लासरूम एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने इसको कहते हैं पिग्मेलियन इन द क्लासरूम एक्सपेरिमेंट। रॉबर्ट रोजेंथेल के साथ एक और भी इनके साथ एक्सपेरिमेंटर थे जिनको कहते हैं लिनोरे जैकॉब्सन। 1968 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था पिग्मेलियन इफेक्ट का एविडेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब ये जाते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे ये कुछ टेस्ट जो हैं वो वहाँ पे लेते हैं बच्चों का। बेसिकली वहाँ पे वो उनका IQ लेवल चेक करते हैं और टीचर्स को बताते हैं कि ये जो आपके ग्रुप के बच्चे हैं, ये इनका जो IQ लेवल है ये बहुत ज़्यादा हाई है और ये आगे चल के बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी लेंगे। तो अब टीचर्स क्या करती हैं, उस चीज़ को वो जहन में रख लेती हैं कि ये बच्चे जो हैं ये इनका IQ लेवल ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेंगे, तो उनको उसी तरह से ट्रीट करती हैं। तो वहाँ पर ये वाला जो फिनोमिना हमने ऊपर देखा कि जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है वो वहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट उसको क्लियर कर देता है कि हमारी जैसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास रॉबर्ट रोजेंथेल का एक्सपेरिमेंट था इसको हम रोजेंथेल इफ़ेक्ट कहते हैं और ये मोस्टली स्पेशली एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है एंड इट्स नोन एज रोजेंथेल इफ़ेक्ट। इसके बाद है हमारे पास ये ग्रुप बिहेवियर्स। ग्रुप बिहेवियर्स में हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं समटाइम्स अडॉप्ट एक्सट्रीम और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर नॉट टिपिकली सीन इन सोसाइटी सॉलिटरी इंडिविजुअल्स। के लोग जो हैं वो ग्रुप में इस तरह का बिहेवियर या पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं कि अगर वो लोग ग्रुप से हट के अकेले हों तो वो उस तरह से बिहेव नहीं करते। तो यहाँ पे बेसिकली 3 फिनोमिना हैं जिसको हम कहते हैं जी डी इंडिविजुअलाइजेशन, सेकेंड इज़ द ग्रुप पोलराइजेशन, third is the social traps. De-individualization refers to loss of self identity within the group. So यहाँ पे de-individualization में क्या है, आप अपनी आइडेंटिटी ही यहाँ पे खो बैठते हैं जब आप किसी ग्रुप में होते हैं। Often accompanied by uncharacteristic behavior, individuals in such a state that can behave in ways they never found ordinary. A de-individualized person is more likely to act impulsively and antisocially, perhaps even lashing out violently at a common target of the groups. De-individualization is more likely to occur in situations characterized by high arousal and high anonymity. तो ये क्या हो गया, de-individualization में आप जो हैं काफ़ी एग्जाम्पल है कि ये क्या कैसे आप डिफरेंटली बिहेव करते हैं कि अगर आप अकेले होंगे तो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो हाईली अराउज्ड है जहाँ पे कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, कोई अता पता नहीं है, कोई नाम पता नहीं है, कोई आपको पहचान भी नहीं सकता, सो उस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम भी हाईली अराउज्ड हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे और इम्पल्सिव बिहेव करेंगे, एंटी सोशल बिहेव करेंगे, जो कि हम अगर इंडिविजुअल हों, अलग से हों, अकेले बैठे हों तो शायद हम ऐसा एक्ट ना करें, तो हम ग्रुप में मिल के इस तरह के एक्ट करते हैं। डी-इंडिविजुअलाइजेशन पे एक बड़ी वेल नोन स्टडीज़ है फिलिप जिम्बार्डो की। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिनको रोल्स असाइन किए थे प्रिजनर्स के और गार्ड्स के। मतलब कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रिजनर्स थे और कुछ स्टूडेंट्स को उन्हीं प्रिजनर्स के गार्ड बना दिया गया। रखा जेल में गया था, वहाँ पे एक अलग नीचे डिपार्टमेंट था, वहाँ पे रखा गया था और ये एक्सपेरिमेंट जो था ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक चलना था। लेकिन इसके रिजल्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स आपको इतनी क्विक नज़र आए कि विद इन 6 डेज इस एक्सपेरिमेंट को क्विट करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल एब्यूज़ था गार्ड्स का, उसका प्रिजनर्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसमें ये बताया गया कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनको हमने गार्ड का रोल दिया था गार्ड्स का, दे सिंपली लॉस्ट देमसेल्व्स इन द रोल दे वर प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वो अपनी जो इंडिविजुअलाइजेशन है उसको यहाँ पे लॉस्ट कर देते हैं और वो एक्चुअल में गार्ड बन जाते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ करते हैं, अब्यूजिव बिहेवियर यूज़ करते हैं उन प्रिजनर्स के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ द डी इंडिविजुअलाइजेशन। ये जो रिसर्च थी इसको बाद में क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि जो जिम्बाब्वे की इनिशियल डिज़ाइन था सिलेक्टिंग का वो ठीक नहीं था। पार्टिसिपेंट्स में नॉट हैव रैंडमली असाइन 2 ग्रुप्स। तो जो पार्टिसिपेंट्स उनको रैंडमली जो हमारे 2 ग्रुप्स बनाए गए थे प्रिजनर्स को और गार्ड्स को, उसमें पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन नहीं किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो जिम्बाब्वे था वो खुद भी बार बार इंटरफेयर कर रहा था विद द स्टूडेंट्स एंड इनकरेज माल अडॉप्टिव बिहेवियर, और वो माल अडॉप्टिव बिहेवियर को इनकरेज कर रहा था। सो दैट इज़ ऑल्सो, ये भी एक क्रिटिसिज्म था कि रिसर्चर खुद इस चीज़ को इनकरेज कर रहा है, जिसकी वजह से जो गार्ड स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर ज़्यादा क्रूशियल या क्रूल होता गया। सो इन सारी वजूहत की बेस पर ये कहा गया कि हम इन रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते।
नेक्स्ट कंसेप्ट इज द ग्रुप पोलराइजेशन. ग्रुप पोलराइजेशन क्या है? इट्स अ टेंडेंसी फॉर ग्रुप्स टू अडॉप्ट मोर एक्सट्रीम पोजीशंस एंड टू मेक मोर एक्सट्रीम डिसीजंस देन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वुड इंडिविजुअली. अब यहाँ पे एक ऐसी टेंडेंसी होती है ग्रुप में जिसमें हम बहुत ही हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होती है और हम वहाँ पे एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स की निस्बत. जैसे कि आप इंडिविजुअली अगर हों तो उस तरह के डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन ग्रुप में आप उस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं. दैट इज़ अ ग्रुप पोलराइजेशन. फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ऑफन फाइंड देयर ओपिनियंस शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रुप्स टेंडेंसीज एज दे ग्रेजुअली अडॉप्ट मोर एंड मोर रेडिकल पोजीशंस. सो आजकल जो हो रहा है आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रेजुअली जो है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पोजीशन होती जा रही है, जिस तरह से गाइड किया जा रहा है उसी तरह से कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ ग्रुप पोलराइजेशन बेसिकली. Psychologists believe that members' opinions shift due to discussion in which more extreme views become normalized. कि यहाँ पर ये जो extreme views होते हैं ना, ये हमें normal ही लगते हैं. So coming to seem less shocking than they would when encountered in other context. So ये जो आजकल हो रहा है, इसमें जो भी हो रहा है हमें ये इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं लग रहा. हाँ, अगर अचानक से कोई किसी गाड़ी को आग लगा दे या बिल्डिंग को तबाह कर दे, तोड़ फोड़ दे, तो वो हमें क्या लगेगा कि वो ज़्यादा एक इनकाउंटेड कंडीशन है कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. अब जो हो रहा है हम इसको बिल्कुल एक नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं. दैट इज़ नॉर्मल, ये तो होगा. सो ग्रुप पोलराइजेशन में हेल्प टू एक्सप्लेन द बिहेवियर और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स लाइक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज द टेंडेंसी फॉर सोशल मीडिया टू इनहेंस पॉलिटिकल पोलराइजेशन. नेक्स्ट कंसेप्ट है जी हमारे पास सोशल ट्रैप्स. Social traps क्या हैं? Social trap is a situation in which individuals within a group act in their own short-term self-interest to the overall long-term determinant of the group. This idea is closely linked to the phenomena in ecology called the tragedy of the commons, which describes situation in which a group resources called a commons is overused and eventually depleted. For example, an individual fishing company is incentivized to catch as many fish as possible in order to compete against other fishing companies and maximize profits. When many fishing companies do the same thing, however, the result is overfishing, which leads to the depletion of fish stock and guarantees that the companies will have a harder time earning a profit later. ये सोशल ट्रैप्स में यही होता है कि हम एक दूसरे के, ये ट्रेजेडी होती है कॉमन्स की, कि जब दो तरह की कंपनीज एक साथ काम कर रही हैं तो वहाँ पे अब हमारा जो क्या होता है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंपनी को बीट कर सकें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो. अब यहाँ पे एक फ़िशिंग की एग्जांपल दी है कि आपने दूसरी कंपनी से ज़्यादा जो है वो फ़िशिंग करनी है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि जो फ़िश का स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा और लेटर ऑन जो कंपनीज हैं वो अर्न नहीं कर सकेंगी. तो दैट इज़ अ सोशल ट्रैप. Perhaps you have been a part of a group project that requires a task which is difficult or time consuming. If no one in the group is willing to complete this part of the project, each might gain some short-term rewards such as a free time or reduced stress, but the quality of the project will suffer overall. So social traps and the tragedy of the commons could be avoided through individual restraints or concerted efforts at corporation. But often some kind of external regulation is required to ensure that the long-term best interest of everyone are promoted. तो यहाँ पे एक सिंपल हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स की, अगर आपको एज ए स्टूडेंट कुछ ग्रुप टास्क मिलता है और उसमें कोई एक टास्क ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और कोई भी उसको करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम रिवॉर्ड मिल जाएगा. ऐसे कि रिवॉर्ड कैसे, आपको फ्री टाइम मिल जाएगा, आपकी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन जो आपके प्रोजेक्ट की ओवरऑल क्वालिटी है वो गिर जाएगी. तो ये क्या हो गया? सोशल ट्रैप हो गया. सो अगर आप इंडिविजुअली कोई काम कर रहे हैं या किसी कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे हैं तो इस तरह के जो सोशल ट्रैप्स हैं या ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स है, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ताकि एक्सट्रीम सिचुएशंस जो होती हैं कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको मिलने होते हैं वो मिल सकें. ऐसा ना हो कि लेटर ऑन आपको सफ़र करना पड़े. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी. सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि जो सोसाइटीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंडिविजुअल्स की होती हैं सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कुछ शेयर्ड कल्चर्स होते हैं.
उनके कुछ कॉमन सेट होते हैं बिलीव्स के, बिहेवियर्स के, वैल्यूज़ के और मटीरियल्स या सिम्बल्स के। देयरफॉर आइडेंटिटीज़ बिगिन टू फॉर्म एज कोलेक्टिव सोशल आइडेंटिटीज़। तो हमारी जो आइडेंटिटीज़ होती हैं ये कुछ कोलेक्टिव सोशल आइडेंटिटीज़ की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। दैट आर प्लेस्ड अपॉन इंडिविजुअल्स बाय अदर्स, जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स पर दूसरों की तरफ से प्लेस की जाती हैं, जिनको हम सोशल आइडेंटिटी कहते हैं कि दूसरे लोग हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एंड इंडिविजुअल्स फॉर्म देयर ओन पर्सनल आइडेंटिटीज़। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज़ भी फॉर्मुलेट करते हैं अबाउट देमसेल्व्स, कि उनको किस तरह से पहचाना जाए, उनकी अपनी भी कोई पहचान हो। सो पर्सनल आइडेंटिटीज़ आर जनरली वर्ड दैट डिस्क्राइब्स पर्सनैलिटी। पर्सनल आइडेंटिटीज़ में आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है कि आप कितने काइंड हैं, जेनरस हैं, थॉटफुल हैं या फिर इंसाइटफुल हैं। ये क्या है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटीज़ हैं। और सोशल आइडेंटिटीज़ में आ जाता है कि जी आप इंडिविजुअल्स, हाउ इंडिविजुअल्स आर सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर सोसाइटी। सोशल आइडेंटिटीज़ कैन बी रिलेटेड टू रिलीजन। सोशल आइडेंटिटीज़ में आपका रिलीजन है, वर्क है, अपीयरेंस है, डिसेबिलिटी है, जेंडर है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, इमिग्रेशन स्टेटस है या फिर कोई भी अदर लेबल जो सोसाइटी की तरफ से आपको दे दिया जाता है। सो हम इसको क्या कहते हैं, सोशल आइडेंटिटीज़। एंड दे कम टू अंडरस्टैंड थ्रू देयर सोशल शेयर्ड कल्चर, कि वो किस तरह का कल्चर जो है वो शेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी सोशल आइडेंटिटीज़ होती हैं। फॉर इंस्टेंस समवन सोशल आइडेंटिटी माइट बी लॉयर, जैसे कि किसी की सोशल आइडेंटिटी है कि वो लॉयर है, यंग एडल्ट है, मुस्लिम है या फीमेल है। सो दीज ट्रेट्स डू नॉट हैविंग टू डू विद पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनका पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी सोशल आइडेंटिटीज़ हैं, विच में कलर सोशल इंटरेक्शंस। These identities can give some individuals an inherent advantage in some societies, while other identities can be a disadvantage. अब ये जो identities हैं sometimes हमारे लिए इससे advantage भी मिलते हैं और कुछ societies में हमें ये जो identities हैं इससे disadvantage भी मिलता है। जैसे कि example है कि अगर हमारी किसी एक country की citizenship है, किसी एक मुल्क की, तो फिर हमारे पास जो अपने ही कल्चर के अंदर जो उसके राइट्स या पावर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इमिग्रेंट्स। जो इमिग्रेट करके दूसरे सिटी में जाते हैं या नॉन सिटीजन्स होते हैं या अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, वो इतने ज़्यादा उनके पास ना तो राइट्स होते हैं ना उनके पास पावर्स होती हैं। सिमिलरली इन द US एडल्ट्स टेंड टू होल्ड मोर पावर इन सोसाइटी देन चिल्ड्रन और द वेरी एल्डरली। इंडिविजुअल्स होल्ड मल्टीपल सोसाइटल सोशल आइडेंटिटीज़। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज़ होती हैं। And the effects and the nature of these overlapping identities is referred to as intersectionality. अब जिनके पास मल्टीपल सोसाइटीज़ की आइडेंटिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शनैलिटी। सो ये चीज़ याद रखनी है ये टर्म कि अगर आपके पास मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज़ हैं तो हम उनको इंटरसेक्शनैलिटी कहेंगे। समवन हु आइडेंटिफाइज एज फीमेल, लैटिना एंड बाइसेक्सुअल कैन प्रोवाइड अ window into each of these social identities and how they interest and create complexity when combined. तो जब इन सारे मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी तो क्रिएट होगी। अब इसके बाद हमारे पास ही ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में हमारे पास कौन लोग आते हैं, प्राइमरी ग्रुप में बेसिकली हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यहाँ पे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। दीज रिलेशनशिप्स आर जनरली लॉन्ग लास्टिंग एंड इमोशनली डीप। सो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इमोशनली काफ़ी डीप होते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप्स में लोग इंडिविजुअल्स उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसमें इनका कोई पर्सनल गेन नहीं होता कि अगर हम इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो इससे हमें कोई पर्सनल गेन भी मिलेगा, इस तरह को कोई चीज़ नहीं होती। और ये इनके जो टर्म्स होते हैं ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप में हमारे फ्रेंड्स होते हैं या फिर हमारे कोलीग्स होते हैं जो कि जो वैल्यूज़ हैं या इंटरेस्ट हैं वो सेम शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मे टेक क्लासेज एट स्कूल विद क्लासमेट्स हु हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन द मटेरियल और टेक पार्ट इन द रनिंग ग्रुप विद अदर्स हु शेयर द पैशन फॉर रनिंग। सो ये क्या हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में हम ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिसके साथ रहने से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हम उन लोग बच्चों के साथ, क्लास के उन बच्चों के साथ, अगर हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके साथ पढ़ेंगे जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ाई में या टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं। अगर आपका स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ हो और आपके दोस्त ना बन रहे हों तो वहाँ पे वो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आपको अपनी तरफ ले जाएंगे या फिर आप उनकी तरफ राग़िब हो जाएंगे। ये ग्रुप पढ़ने वाले हैं, इनके साथ इंटरेक्शन करनी चाहिए।
अगर आप नॉटी ग्रुप से हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, बैक बेंचर्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंटरेक्शन उसी ग्रुप के साथ होगी जिनके सेम इंटरेस्ट होंगे, सेम वैल्यूज़ होंगी। सो दैट इज़ अ सेकेंडरी ग्रुप जिससे आपको भी कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। इसके बाद हमारे पास हैं जी सोसाइटल एंड कल्चरल कैटेगरीज। सोसाइटल एंड कल्चरल कैटेगरीज में हमारे पास जैसे कि है जेंडर है, रेस है, एथनिसिटी है, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल, साइकोलॉजिकल रोल्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या ग्रुप्स हों। फॉर इंडिविजुअल्स दीज कैटेगरीज कैन अफेक्ट योर सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेज यू डिफाइन योर सेल्फ। So individuals typically adopt both a gender identity and sexual orientation. तो यहाँ पर जो individuals होते हैं वो gender identity भी typically adopt करते हैं और sexual orientation भी adopt करते हैं। अब ये gender identity क्या है कि वो खुद को किस तरह से देखते हैं, वो masculine हैं, feminine हैं, androgynous हैं, gender fluid हैं या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। अगर हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो उसमें वो देखते हैं कि खुद को वो हेट्रोसेक्सुअल हैं, होमोसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल हैं, असेक्सुअल हैं। सो दिस डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ पीपल टू होम दे आर रोमांटिकली और सेक्सुअली अट्रैक्टेड। सो दैट इज़ द सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इन एडिशन सेल्फ कंसेप्ट कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एथनिक आइडेंटिटी। अब ये जो हमारी सेल्फ कंसेप्ट है ये एथनिक आइडेंटिटी से भी इन्फ्लुएंस होता है। It belongs to one or more ethnic groups in which members share a common ancestry, cultural heritage and language. जब हम उन ग्रुप्स के साथ ज़्यादा बिलोंग करते हैं जो कि सेम कल्चर, हेरिटेज और लैंग्वेज को शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक मल्टी कल्चरलिज्म भी होता है कि हम जिस कंट्री में जाएंगे हम उसके कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, अपने कल्चर को थोड़ा पीछे रखेंगे और दूसरे के कल्चर को हम अडॉप्ट कर लेंगे ताकि वहाँ के लोग हमें थोड़ा अजीब नज़रों से ना देखें। हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, उन जैसे कपड़े पहनेंगे, उन जैसी लैंग्वेज बोलेंगे। सो दैट इज़ द मल्टी कल्चरलिज्म। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास ये सोशल और कल्चरल कैटेगरीज हैव आल्सो हैव इंटरपर्सनल इफेक्ट। अब ये जो सोसाइटीज़ और कल्चरल कैटेगरीज हैं इसमें कुछ इंटरपर्सनल इफेक्ट्स भी होते हैं। इन सो फॉर एज मेंबर ऑफ वन ग्रुप में ट्रीट मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप्स डिफरेंटली। एक ग्रुप के जो मेंबर हैं वो दूसरे ग्रुप के मेंबर को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे। अब ये जो इफ़ेक्ट हैं इनको हम कहते हैं जी ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जिसको हम प्रेजुडाइज भी कह सकते हैं, या फिर इसमें जो थर्ड वन है वो है डिस्क्रिमिनेशन। अब इन तीनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम दूसरे लोगों को अपने ग्रुप के मेंबर से डिफरेंटली कैसे देखते हैं। तो ये तीन तरह के एस्पेक्ट्स हैं, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जी इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप्स की। इन ग्रुप्स क्या होते हैं? ये सिंपली अ ग्रुप यू बिलोंग टू। इन ग्रुप, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं उसे हम इन ग्रुप कहेंगे। और आउट ग्रुप क्या है? यू डोंट बिलोंग टू, जिसके साथ आप बिलोंग नहीं करते, दैट इज़ द आउट ग्रुप। इसके बाद एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आउट ग्रुप होमोजेनिटी। आउट ग्रुप होमोजेनिटी में क्या होता है कि आपको अपने ग्रुप के अलावा बाकी सारे जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब एक जैसे लगते हैं, दैट इज़ द आउट ग्रुप होमोजेनिटी। ओके, टिपिकली स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन फेवर मेंबर्स ऑफ इन ग्रुप्स एंड डिसफेवर मेंबर्स ऑफ द आउट ग्रुप्स। तो चाहे वो स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडाइज हैं या डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने इन ग्रुप्स जो होते हैं उनको फेवर करते हैं और जो आउट ग्रुप्स होते हैं उनको डिसफेवर करते हैं। वाइल इंटर रिलेटेड ईच ऑफ दीज कंसेप्ट इज डिस्टिंक्ट। हालांकि ये जो तीनों कंसेप्ट हैं स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं? स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ये दीज आर कोग्निटिव, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स जो हैं ये कोग्निटिव होते हैं, मतलब परसीव करते हैं। प्रेजुडाइज जो होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ बिहेवियर। डिस्क्रिमिनेशन एक बिहेवियर है, एक्शन है। तो स्टीरियोटाइप को अगर कहीं पे भी बात आएगी तो यहाँ पे मतलब है कि हम दूसरी जो चीज़ें हैं उसको परसीव कैसे कर रहे हैं, हमारी उनको लेके हमारी कोग्निशन क्या है। प्रेजुडाइज में क्या है कि हमारा इफ़ेक्ट क्या होता है उस कोग्निशन या परसेप्शन को लेके। और फिर थर्ड वन पर डिस्क्रिमिनेशन आती है कि अब ये जो हमने पहले परसीव किया फिर उसका इफेक्ट आया और उसके बाद अब हम एक्ट कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, तो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। स्टेप वाइज इसको हम इस तरह से देखेंगे। सो stereotypes are cognitive. They are beliefs about the characteristics that define a group, typically based on limited and superficial information. So stereotypes में जो होती है बड़ी लिमिटेड और सुपरफिशियल सी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें किसी भी ग्रुप को लेके हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं।
प्रेजुडाइज ये इफेक्टिव होती है, ये इरैशनल एटीट्यूड होता है एंड अ नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टुवर्ड अ पर्टिकुलर ग्रुप। प्रेजुडाइज में हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो एक तो नेगेटिव होता है, दूसरा हमारा जो एटीट्यूड है वो इरैशनल होता है। और इसमें ये क्या होता है, ऑफन परफॉर्म्ड प्रियर टू एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट विद द ग्रुप। और ये जिस ग्रुप को लेके होता है ना, अभी हमारी उस ग्रुप से कोई बातचीत नहीं हुई, उससे पहले ही हमारा ये इफेक्ट जो है वो बन गया हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये बिहेवियरल है। इट रेफर्स टू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, के यहाँ पे आप डिफरेंट ग्रुप के मेंबर्स को डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे। जैसे कि हमारी आजकल कॉन्वर्सेशन चल रही होती है जी पीटीआई और किसको लेके, नून लीग को लेके। तो हम यहाँ पे क्या है, हमारे स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर होते हैं। हम सबसे पहले तो हमारी एक ऑपोजिट ग्रुप को लेके हमारी एक कॉग्निशन है, परसेप्शन है कि ये ऐसे है या ये चोर हैं, हालांकि हमने उनको चोरी करते देखा नहीं है, सुना है। देन प्रेजुडाइज क्या है, इफेक्टिव है कि अगर हमें कोई पीटीआई नून लीग का बंदा नज़र आएगा तो हम जो है हमारा जो उसके साथ एटीट्यूड होगा वो काफ़ी इरैशनल होगा, या हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स होगा उसको लेकर बहुत ही नेगेटिव होगा कि ये चोर को सपोर्ट कर रहा है तो ये भी चोर है। उसके बाद ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर क्या है कि हम उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। सो ये बेसिकली ये फ़र्क है इन तीनों में, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इसमें हमारे पास जो होती है ना इल्यूजनरी को रिलेशन भी होता है। जब हम ये ग्रुप्स में बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, वी टेंड टू सी रिलेशनशिप वेयर दे डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट। हम यहाँ पर इल्यूजनरी को रिलेशन होता है कि ग्रुप्स में हम वो रिलेशनशिप, फॉल्स रिलेशनशिप फाइंड कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं जो बेसिकली वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। जैसे कि हमें लग रहा है कि ये जो नून लीग है ये सारे चोर हैं, ये क्राइम करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस ग्रुप के जो लोग हैं हम उनको इग्नोर करेंगे, चाहे उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं लेकिन हम उसको इग्नोर कर देंगे उन अच्छी चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम कहते हैं इल्यूजनरी कोरिलेशन, कि आप फॉल्स बिलीव्स किसी ग्रुप को लेके क्रिएट कर लें जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, और आप उनके अच्छे कामों को इग्नोर कर दें। दैट इज़ द इल्यूजनरी कोरिलेशन। इसके अलावा जी इन ग्रुप बाइस भी होती है। इन ग्रुप बाइस में क्या होता है, ये एक ऐसा बिलीफ है दैट दे आर गुड पीपल, सो द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर थॉट टू बी गुड एज वेल। अब जितने भी पीटीआई सपोर्टर्स हैं उनको लगता है कि वो अच्छे लोग हैं, और उनको लगता है कि अब पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं या जो जितने भी लोग हैं वो सारे ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि आप खुद अच्छे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि ये सब बहुत अच्छे हैं। सो दैट इज़ द इन ग्रुप बाइस। अब आपने मुझसे ग्रुप में लड़ना नहीं है। ओके जी। सो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, स्टीरियोटाइप्स में और प्रेजुडाइज में, डिस्क्रिमिनेशन में, और इन ग्रुप वाइज क्या होता है, और इल्यूजनरी कोरिलेशन क्या होता है। इसके बाद जी हमारे पास और कंसेप्ट्स आते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में हम अप्लाई कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं जी रेसिज्म। रेसिज्म की बेस पे डिफ्रेंशिएट करना, या हमारे जो कंसेप्ट्स हैं स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन, ये रेसिज्म, सेक्सिज्म या इथनोसेंट्रिज्म की बेस पर भी ये हमारे कंसेप्ट्स बन रहे होते हैं। रेसिज्म क्या है, इसमें स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्टेड अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड रेशियल और एथनिक ग्रुप्स, जिसमें जो लोग माइग्रेट होकर आए हैं, किसी दूसरे कल्चर से आए हैं, किसी और एथनिक ग्रुप से आए हैं, तो उनको लेके हमारे ये जो तीनों कंसेप्ट्स हैं ना, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, ये रेसिज्म की बेस पे भी डेवलप होता है। फिर सेक्सिज्म की बेस पे भी होता है कि जी बेस्ड ऑन सेक्स और जेंडर एंड इज़ टिपिकली डायरेक्टेड अगेंस्ट वुमेन। देन एथनोसेंट्रिज्म इज़ अ सिमिलर फिनोमिना इन विच पीपल presume to judge other cultures, including cultures that they have no experience of, on the basis of the values of their own culture. So ethnocentrism का मतलब क्या होता है कि अपने ही कल्चर को बेस बना लेना, कि आपके कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वही सारे कल्चर में होने चाहिए, और आप बाकी सारे कल्चर्स को उन्हीं नॉर्म्स, रूल्स और वैल्यूज़ के अंडर जज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, चाहे आपने उस कल्चर को एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया। सो यहाँ पर भी अगर कोई लोग उस सेंट्रिज्म के अंदर फॉलो नहीं करते तो आप उस कल्चर को लेके स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेट बिहेवियर शो करेंगे। सो दैट इज़ द एथनोसेंट्रिज्म. So the important thing to stress about all of these phenomena is that they are irrational, unsupported by evidence and harmful. So ये क्या हैं, जितने भी हमने फिनोमिना पढ़े हैं ये irrational हैं, unsupported by evidence and these are harmful. Even stereotypes which might seem innocuous when compared to
outright prejudice and discrimination have been shown to produce negative consequences. तो अब ये जो हमारे stereotype behavior होता है बेसिकली यही negative consequences जो है प्रोड्यूस करता है. इसकी एग्जाम्पल है stereotypes can shape self-fulfilling prophecy. अब ये जो stereotypes है बेसिकली यही हमारी जो self-fulfilling prophecies होती हैं कि किसी को लेके हमारी जो expectations होती हैं ये stereotypes ही इनको shape up करते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है. In addition, there is a stereotype threat in which concern about conforming a negative stereotype can lead a member of the stereotyped group to perform worse. ओके अगर नेगेटिव स्टीरियोटाइप है तो आपके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भी नेगेटिव या वर्स परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट. Research has shown, for instance, that women tend to perform worse on math tests and as compared to the control group when reminded of the unjustified stereotype that men are better than women at math. तो जब इस तरह के कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे और वहाँ पे कहा गया कि जो वुमेन्स हैं वो मैथ में ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, जो मेन हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये क्या है एक स्टीरियोटाइप थ्रेट है कि आपने पहले से ही उसको बता दिया हुआ है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अब डेफिनेटली वुमेन्स की इतनी अच्छी नहीं होगी. और वुमेन्स की मेंस की क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि उनको अच्छा कंसिडर किया जा रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा बेहतर करेंगे. और जो लेडीज़ हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगी, उन्हें लगेगा कि शायद उन्होंने गलत कर दिया, वो बार बार ट्राई करेंगे उसको करने की. तो ये जो स्टीरियोटाइप थ्रेट है इससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होते हैं. सो ऑफ कोर्स बिहेवियर जो हमारा बिहेवियर डिस्क्रिमिनेशन है इसमें हमारा बिहेवियर इन्वॉल्व है. इट इज़ लाइकली टू काज द मोस्ट हार्म. डिस्क्रिमिनेशन जो है इसमें इससे भी बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है या उसकी वजह हो सकती है, स्पेशली व्हेन इट इज़ एम्बेडेड इन सोशल इंस्टीट्यूशंस. जब इनको हम सोशल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई करते हैं तो इसके भी काफ़ी वर्स्ट हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने में मिलते हैं. वाइल इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन वन पर्सन डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट अ ग्रुप. इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन कब होगी? जब ग्रुप का कोई एक मेंबर जो है वो बाकी ग्रुप के मेंबर्स से डिस्क्रिमिनेट करेगा या उनसे अच्छा सलूक नहीं करेगा, तो दैट इज़ इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन. इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू डिस्क्रिपेंसी ट्रीटमेंट बाय सोशल, कल्चरल और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. तो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशंस में हमें जो है वो अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, जिसमें हमारा सोशल है, कल्चरल है या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर ये डिस्क्रिपेंसी आपको देखने में मिलेगी. जैसे कि लास्ट में लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि हमारी जो लुकिंग होती है ना, गुड लुकिंग और हमारी अट्रैक्टिवनेस, वो भी इस डिस्क्रिमिनेशन का बायस बनती है. इंस्टीट्यूट्स में जो लोग ज़्यादा अच्छे नहीं होते, अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आते, तो उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी फिर अच्छी नहीं होती. वो कोई ना कोई जो होता है ना क्रिटिकल सिचुएशन कोई ना कोई क्रिएट करते रखते हैं. अगर कोई फॉर्म चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कर देना है कि लो कर ढूंढते रहो, हम इतने ही बुरे हैं ना, हमें तो कुछ नहीं आता, तो चलो फिर करो ठीक, मतलब कोई ना कोई पंगा कर देना है, कोई चीज़ हिला हलू के. सो इसके बाद हमारे पास ये है काउंटर एक्टिंग स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब इसमें हमारे पास क्या है कि मैनी रिसर्चर्स बिलीव दैट स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर आर लर्न्ड, कि ये जो बिहेवियर्स होते हैं ये लर्न्ड होते हैं. इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हमने ये बिहेवियर जो लर्न किए हैं हम इनको अनलर्न कर सकते हैं. काउंटर एक्शन हमने पढ़ा था. काउंटर एक्ट क्या होता है कि जो चीज़ हमने लर्न कर ली है उसे अनलर्न कर देना, दैट इज़ द काउंटर एक्ट. One technique for counteracting them is the creation of superordinate goals, shared objectives that require cooperation between groups to accomplish. अब सुपर ऑर्डिनेट गोल्स में क्या है कि हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर दें कि जिसमें ग्रुप्स के दरमियान जब तक कोऑपरेशन नहीं होगी वो गोल अचीव नहीं हो सकेगा. अब इसमें हमारे पास एक जी बड़ा फेमस रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट है जिसको मुजफ्फर शारिफ ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट्स बोथ हाउ प्रेजुडाइस कैन बी लर्न्ड एंड हाउ सुपर ऑर्डिनेट गोल्स कैन बी काउंटरएक्ट देम. अब ये जो हमने ऊपर देखा कि जो प्रेजुडाइसेस होती हैं ये लर्न होती हैं और उसके बाद जो सुपर ऑर्डिनेट गोल्स हैं इसके थ्रू हम इसको काउंटरएक्ट कर सकते हैं. अब ये अपने एक्सपेरिमेंट में ये किस तरह से करते हैं, ये अपने एक्सपेरिमेंट में बताते हैं. इसके इनके साथ इनके कुछ कोलीग्स भी थे. ये 11 साल के लड़के रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. और अब उनको कहा जाता है कि उन्होंने जो दूसरा ग्रुप है
जिसको हम कहते हैं जी राइवल ग्रुप। राइवल ग्रुप का मतलब कि जो आपका कॉम्पिटिटर ग्रुप है, ठीक है, या ओपोनेंट ग्रुप है, आपने उस ग्रुप को लेके अपनी हॉस्टिलिटी, अपनी ओपिनियन, एंटीपैथी या अनफ्रेंडलीनेस शो करनी है कि आपने इस तरह की फीलिंग्स दूसरे ग्रुप के से रिलेटेड डेवलप करनी है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, कल्टीवेट करनी है अपनी आइडेंटिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बिफोर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा दूर नहीं चले, तो जो दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स थे दे बिगिन टू डेवलप स्टीरियोटाइप्स। अब यहाँ पर उनकी कॉग्निशन या परसेप्शन या जिसको हम प्रेजुडाइज कह रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइज, मतलब कि पहले तो उनको परसेप्शन हुई कि वो जो उनका कॉम्पिटेंट ग्रुप है वो उसमें वो कैसे उनसे डिफरेंट है, उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, परसेप्शन हुई। देन प्रेजुडाइज मतलब अब उससे इफेक्ट भी आना शुरू। प्रेजुडाइज कैसे कि जब वो एक दूसरे को देखते थे तो उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो रिसर्चर्स देन शिफ्टेड देयर फोकस एंड क्रिएटेड सिचुएशन। अब रिसर्चर क्या करता है कि अब उनकी अटेंशन को वो शिफ्ट करता है। पहले तो कहा गया है कि आपने अपनी आइडेंटिटी डेवलप करनी है कंपटीटर के अगेंस्ट, तो अब उनकी फोकस जो अटेंशन है उसको शिफ्ट करते हैं और एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक पानी का टैंक है वो लीक हो गया है, और अगर वो लीक हो गया तो पूरे कैंपस जो कैंप हैं ये पानी से भर जाएंगे और दोनों ग्रुप ही वहाँ पे सफ़र करेंगे। अब यहाँ पे ये एक ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर दोनों ग्रुप्स को इकट्ठे मिलके काम करना है। सो द टू ग्रुप्स हैड टू वर्क टुगेदर टू एकम्प्लिश गोल। अब एक गोल को कंप्लीट करने के लिए दोनों ग्रुप्स को मिलके काम करना है। कोई एक ग्रुप इस पूरे टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि 11 लड़के हैं, टैंक को कंट्रोल करना है। अगर उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है तो जितनी जल्दी 11 लोग मिलके काम कर लेंगे, इतनी जल्दी 5 या 6 लोग नहीं कर सकते। तो टाइम कम है और उस कम टाइम के अंदर उस गोल को अचीव करना है, तो ज़रूरी है कि दोनों ग्रुप्स मिलके काम करें। अब इससे क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया। उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो रिलेशंस थे वो थोड़े बेहतर हो गए, इम्प्रूव हो गए। सो इसको हम कहते हैं जी सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, कि हमने किस तरह सुपर ऑर्डिनेट गोल्स जो हैं वो शेयर किए, ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए, ग्रुप्स की आपस में कोऑपरेशन बढ़ी, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो वो जो उनके व्यूज़ थे जिसको हम स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो गई। जो चीज़ लर्न थी वो अनलर्न हो गई। सो इसको लेके एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं GRIT, ग्रेजुएटेड एंड रेसिप्रोकेटेड इनिशिएटिव्स इन टेंशन रिडक्शन। तो ये सारा जो फिनोमिना है इसको हम GRIT कहते हैं। GRIT स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएटेड एंड रेसिप्रोकेटेड इनिशिएटिव्स इन टेंशन रिडक्शन, कि जब कोई किसी तरह की कोई टेंशन क्रिएट हो जाए तो वहाँ पर सारे ग्रुप्स को मिल के किस तरह से काम करना है कि वो जो भी वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई है वो कम हो जाए। सो दिस अप्रोच encourages groups to announce intent to reduce tension and show small conciliarity behaviors as long as these reduces tensions and behaviors are reciprocated. सो ये था हमारा जी आज का टोटल सोशल साइकोलॉजी का टोटल लेक्चर, जिसमें हमने सोशल साइकोलॉजी के चैप्टर को कवर कर लिया हुआ है। और इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स को एक दफ़ा देख लें तो हमारे पास जी ला पेरे थे जिनका एटीट्यूड टॉपिक्स एटीट्यूड्स पे इन्होंने वर्क किया था। दैन क्रिस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ थे जिन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस पे वर्क किया। रोजेंथियल एंड जैकॉब्सन थे जिन्होंने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी पे काम किया था। शेरिफ थे, इन्होंने सुपर ऑर्डिनेट गोल्स का कंसेप्ट दिया। दैन डार्ले एंड लेटन जिन्होंने बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट का फिनोमिना बताया। दैन एश थे, इन्होंने कॉन्फॉर्मिटी का कंसेप्ट दिया। मिलग्राम ने ओबीडियंस का कंसेप्ट दिया एंड जिम्बार्डो ने रोल्स एंड डिसइंडिविजुअलाइजेशन का कंसेप्ट दिया। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू मे आस्क। आई होप इट्स क्लियर नाउ एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।